हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं पूजा मिश्रा स्वागत करती हूँ आपका इस नंबर 1 चैनल यूपी बोर्ड हाई स्कूल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, चकाचक होंगे और जबर तरीके से अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं यहाँ लेके आई हूँ आप लोगों की बुक गद्य खंड का एक चैप्टर, ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखा गया। ये जो चैप्टर है ना बेटा, इतना बेहतरीन, इतना प्यारा चैप्टर है। और इस चैप्टर में जो हमारे धर्मवीर भारती जी हैं, उन्होंने एक यात्रा का वर्णन किया है। बहुत ही सुंदर जगह का वर्णन है। शायद इस सबका एक बार सपना होता है कि हम वहां जाएं, और जो लोग वहां रहते हैं उनके लिए तो वो स्वर्ग के समान है। तो यहाँ पर हम लोग एक पहाड़ी इलाके की कहानी पढ़ने वाले हैं, उसकी यात्रा की कहानी पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखा गया है। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अपने धर्मवीर भारती जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे, उनका पूरा जीवन परिचय याद करके फिर हम आते हैं अपनी कहानी पर। ठीक है बेटा, इनका जो जन्म था धर्मवीर भारती जी का, वो हुआ था 25 दिसंबर सन 1926 में। जन्म स्थान इनका इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। मृत्यु इनकी 4 सितंबर सन 1997 ईस्वी को हुई। संपादन संगम तथा धर्मयुग, ये दोनों इनकी संपादक पत्रिकाएं थी। उसके बाद भाषा की अगर बात करते हैं तो परिमार्जित खड़ी बोली। हिंदी साहित्य में स्थान में इनका कथाकार, नाटककार एवं निबंधकार एवं कवि के रूप में था। ये हिंदी साहित्य के रूप में साहित्य में कई रूपों में सामने आए, जिसमें इनका कथाकार भी कहा गया है, इनको निबंधकार भी कहा गया है, नाटककार भी कहा गया और कवि भी कहा गया है। इनकी कविताएं भी अत्यधिक सुंदर सुंदर हैं। अब विस्तार रूप से अगर इनका जीवन परिचय पढ़ते हैं तो धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर सन 1926 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी विषय लेकर एमए और पीएचडी की उपाधियां ली। इन्होंने कुछ वर्षों तक यहीं से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक पत्र संगम का भी संपादन किया। आगे बात करें तो कुछ समय तक ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्राध्यापक भी रहे। सन 1959 ईस्वी में 1959 ईस्वी से 1987 ईस्वी तक ये मुंबई से प्रकाशित होने वाले हिंदी के प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्र धर्मयुग के भी संपादक रहे। सन 1972 ईस्वी में भारती जी को पद्मश्री की उपाधि, भारत भारती सम्मान और आगे महाराष्ट्र गौरव 1990 तथा व्यास सम्मान 1994 में मिला। हल्दी घाटी श्रेष्ठ पत्रकारिता पुरस्कार से अलंकृत किया गया। 4 सितंबर 1997 ईस्वी को यह कलम का सिपाही इस असार संसार से विदा लेकर परलोकवासी हो गया। अर्थात 4 सितंबर को बेटा इनकी मृत्यु हो गई। तो ये था इनका छोटा सा जीवन परिचय, जिसमें बताया गया कि इनका जन्म कहाँ हुआ, ये कहाँ पढ़े लिखे, इनकी शिक्षा कैसे हुई और ये इनकी मृत्यु किस प्रकार हुई, मतलब मृत्यु कब हुई, और साथ ही साथ इनको किस प्रकार की उपाधियां या सम्मान इनको मिले। ठीक है, आगे बात करते हैं अगर इनके साहित्यिक परिचय का, तो धर्मवीर भारती प्रतिभाशाली कवि, कथाकार पर नाटककार थे। इनकी कविताओं में राग तत्व की रमणीयता के साथ बौद्धिक उत्कर्ष के आभा दर्शनीय है। कहानियों और उपन्यासों में इन्होंने सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं को उठाते हुए बड़े ही जीवंत चरित्र प्रस्तुत किए हैं। मतलब इनकी जो कहानियां है ना, वो एक अलग ही रूप में दिखाई देंगी आपको। साथ ही समाज की विद्रुपता पर व्यंग्य करने की विलक्षण क्षमता भारती जी में रही। इनकी व्यंग्यात्मक शक्ति जो थी बहुत अच्छी थी। किसी भी समाज की क्रूरता के ऊपर व्यंग्यात्मक पक्ष लिखने के लिए एकदम परफेक्ट थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। कहानी, निबंध, एकांकी, उपन्यास, नाटक, आलोचना, संपादन व काव्य सृजन के क्षेत्र में इन्होंने अपनी विलक्षण सृजन प्रतिभा का परिचय दिया। वस्तुतः साहित्य की जिस विधा का भी भारती जी ने स्पर्श किया, वही विधा इनका स्पर्श पाकर धन्य हो गई। गुनाहों का देवता जैसे सशक्त उपन्यास लिखकर भारती जी अमर हो गए। इस उपन्यास पर बनी फिल्म भारतीय समाज में अधिक लोकप्रिय हुई। अब इनकी प्रमुख कृतियों की अगर बात करते हैं तो धर्मवीर भारती की प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं। कहानी संग्रह में मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, सांस की कलम से। वहीं काव्य रचनाएं की बात करें तो ठंडा लोहा, 7 गीत, वर्ष, कनुप्रिया, सपना, अभी भी, आद्यांत। उपन्यास में गुनाहों के देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, 11 सपनों का देश, प्रारंभ व समापन। निबंध में ठेले पर हिमालय, पश्यंती, कहानी अनकही। कहानियां अगर बात करें तो अनकही, नदी प्यासी थी, नीली झील, मानव मूल और साहित्य। नाटक और एकांकी में इनकी नदी प्यासी थी एक चर्चित नाटक है। नीली झील संग्रह में इनकी एकांकियां संकलित हैं। पद्य नाटक में अंधा युग इनका बेटा नाटक है। चलिए, आलोचनाओं की अगर बात करते हैं तो प्रगतिवाद, एक समीक्षा, मानव मूल्य और साहित्य। इसके अतिरिक्त विश्व की कुछ प्रसिद्ध भाषाओं की कविताओं का हिंदी अनुवाद भी देशांतर नाम से प्रकाशित हुआ है। इसके अतिरिक्त इन्होंने पूरे विश्व की कई ऐसी कविताओं का इन्होंने अनुवाद भी किया है।
ठीक है, ये थी बेटा इनकी महत्वपूर्ण कृतियां। अब भाषा और शैली की अगर बात कर लेते हैं तो भारती जी की भाषा परिष्कृत एवं परिमार्जित खड़ी बोली है। ठीक है, इनकी भाषा सरलता, सजीवता और आत्मीयता का पुट है तथा देशज, तत्सम एवं तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। मुहावरों और कहावतों के प्रयोग से भाषा में गति और बोधगम्यता आ गई है। विषय और विचार के अनुकूल भारती जी की रचनाओं में भावात्मक, समीक्षात्मक, वर्णनात्मक, चित्रात्मक शैलियों के प्रयोग हुए हैं। समझे? तो ये इनकी पूरी भाषा और शैली थी। अब बात आती है कि जो हम लोग पाठ पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा उसका भी परिचय हो जाए कि वो है क्या और भारती जी ने किसके आधार पर लिखा है। तो बेटा यहाँ पर बात समझने वाली है कि प्रस्तुत निबंध मतलब जो ठेले पर हिमालय वो एक निबंध है, पर किसके आधार पर है? यात्रा वृतांत के आधार पर एक निबंध लिखा उन्होंने। तो क्या कहते हैं कि प्रस्तुत निबंध ठेले पर हिमालय एक यात्रा वृत्त है जिसमें हिमालय की रमणीय शोभा का वर्णन है। किसका वर्णन है बेटा? हिमालय पर्वत की। शीर्षक की विचित्रता के साथ नैनीताल से कौसानी तक की यात्रा का वर्णन कम रोचक नहीं है और शैली में नवीनता इसका मुख्य कारण है। ठीक है, चलो अब शुरुआत करते हैं ठेले पर हिमालय। बेटा इस पाठ का जो शीर्षक है थोड़ा सा अटपटा सा है, लेकिन ये कहानी उतनी अटपटी और उतनी अच्छी है। ये निबंध बहुत प्यारा है, धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखा गया है। और इस कहानी का जो एक सीन अभी मैं बताऊंगी कुछ ऐसा ही होगा, ऐसा ही एक होटल का रूप होगा और सामने हमारी इतनी सुंदर सुंदर कह सकते हो आप हिमालय की पहाड़ियां, है ना। चलो शुरुआत करते हैं कहानी की कि ठेले पर हिमालय खासा दिलचस्प शीर्षक है ना। लेखक कहते हैं कि जो ठेले पर हिमालय शीर्षक है ना, काफी दिलचस्प, सुनकर अजीब अजीब से विचार दिमाग में आने लगते हैं कि ऐसा शीर्षक कौन रखता है। और यकीन कीजिए इसे बिल्कुल ढूंढना नहीं पड़ा। लेखक कहते हैं कि यकीन मानिए इस शीर्षक को ढूंढने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा, बहुत आसान से मिल गया, बैठे बिठाए मिल गया। अभी कल की बात है, एक पान की दुकान पर मैं अपने एक गुरुजन उपन्यासकार मित्र के साथ खड़ा था। लेखक क्या बताते हैं कि मैं अपने एक दोस्त के साथ वहां खड़ा हुआ था और कहां पर खड़े थे? पान की दुकान पर। कि ठेले पर बर्फ की सिले लादे हुए बर्फ वाला आया। ठंडे चिकने चमकते बर्फ से भाप उड़ रही थी। मेरे मित्र का जन्म स्थान अल्मोड़ा है। तो जो उनके मित्र वहां खड़े थे उनका जन्म स्थान क्या था? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा क्या है? हमारे पहाड़ी इलाके में है। ठीक है, वे क्षण भर उस बर्फ को देखते रहे, उड़ती हुई भाप में खोए रहे और खोए खोए से ही बोले, यही बर्फ तो हिमालय की शोभा है। वो उस बर्फ को देखते रहे, फिर क्या कहते हैं कि ये जो बर्फ जा रही है यही बर्फ तो हिमालय की शोभा है। और तत्काल शीर्षक मेरे मन में कांध गया, ठेले पर हिमालय। पर आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप नए कवि हो तो भाई इसे ले जाएं और इस शीर्षक पर 200-300 पंक्तियां बेडौल बेतुकी लिख डालें। शीर्षक मौजूद है और अगर नई कविता से नाराज हो, सुललित गीतकार हो, तभी गुंजाइश है। इस बर्फ को डांटे, उतर आओ ऊंचे शिखर पर बंदरों की तरह, क्यों चढ़े बैठे हो ओ नए कवियों, ठेले पर ला दो, पान की दुकानों पर बिको। मतलब वो ये कह रहे थे कि इतना अच्छा शीर्षक है कि अगर आप नए कवि हैं तो ले जाए, इसके ऊपर कम से कम 300-400 लाइनें लिख डालो कविताओं की, है ना। अब यहाँ आगे बात शुरू होती है कि तमाम बातें उसी समय मेरे मन में आई और मैंने अपने गुरुजन मित्र को बताई भी। वे हंसे भी, पर मुझे लगा कि वह बर्फ कहीं उनके मन को खरोच गई है। और ईमान की बात यह है कि जिसने 50 मील दूर से ही बादलों के बीच नीचे आकाश में हिमालय की शिखर रेखा को चांद तारों से बात करते देखा है, चांदनी में उजली बर्फ को धुंध के हल्के नीले जाल में दूधिया समुद्र की तरह मचलते और जगमगाते देखा है, उसके मन पर हिमालय की बर्फ एक ऐसा खरोंच छोड़ जाती है जो हर बार याद आने पर पिरा उठती है। मैं जानता हूं क्योंकि वह बर्फ मैंने भी देखी है। वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दोस्त को बर्फ कहीं खरोच गई है और मैं जानता हूं कि उसको देखने का मोह, फिर उसको छोड़ जाना, कहीं ना कहीं ये पीड़ा मन में रहती है क्योंकि उन्होंने स्वयं वो बर्फ देखी थी। ठीक है, सच तो यह है कि सिर्फ बर्फ को बहुत निकट से देख पाने के लिए ही हम लोग कौसानी गए थे। नैनीताल से रानीखेत और रानीखेत से मचकाली के भयानक मोड़ों को पार करते हुए कोसी, मतलब उन्होंने ये रास्ता बताया कि नैनीताल से कहाँ गए? रानीखेत, रानीखेत से मचकाली और मचकाली को भयानक मोड़ों को पार करते हुए लोग कोसी पहुंचे। कोसी से एक सड़क अल्मोड़ा चली जाती है, दूसरी कौसानी चली जाती है। वो क्या बताते हैं कि कोसी से एक सड़क अल्मोड़ा चली जाती है और दूसरी कहाँ चली जाती है? दूसरी बेटा
कौसानी की ओर चली जाती है। कितना कष्टप्रद, कितना सूखा और कितना कुरूप है वह रास्ता। वो कहते हैं कि जब मैं रास्ते में जा रहा था कितना कष्टदायी था, कितना कुरूप था, वो पता ही नहीं चल रहा था कि हम लोग कोई पहाड़ों के इलाकों पे आए हैं, है ना। पानी का कहीं नाम निशान नहीं, सूखे भूरे पहाड़, हरियाली का नाम नहीं, ढालों को काट कर बनाए हुए टेढ़े मेढ़े खेत जो थोड़े से हो तो शायद अच्छे भी लगे, पर उनका एक रस सिलसिला बिल्कुल शैतान की आंत मालूम पड़ता है। फिर मचकाली के टेढ़े मेढ़े रास्ते पर अल्मोड़ा का एक नौसिखिया और लापरवाह ड्राइवर, जिसने बस के तमाम मुसाफिरों की एक ऐसी हालत कर दी थी कि जब हम कोसी पहुंचे तो सभी मुसाफिरों के चेहरे पीले पड़ चुके थे। कौसानी जाने वाले सिर्फ हम दो ही वहीं उतर गए। बस अल्मोड़ा चली गई। सामने की एक टीन के शेड में काठ की बेंच पर बैठकर हम वक्त काटते रहे। तबीयत सुस्त थी, तबीयत थोड़ी उनकी सुस्त हो गई थी और मौसम में उमस थी। 2 घंटे बाद दूसरी लॉरी आकर रुकी। जब उसमें से प्रसन्न वदन शुक्ल जी को उतरते देखा तो हम लोगों की जान में जान आई। शुक्ल जी जैसा सफर का साथी पिछले जन्म के पुण्य से ही मिलता है। उन्होंने हमें कौसानी आने का उत्साह दिलाया था और खुद तो कभी उनके चेहरे पर थकान या सुस्ती दिखी ही नहीं, पर उन्हें देखते ही हमारी भी सारी थकान काफूर हो जाया करती थी। मतलब कि उनको देखते ही हमारी लोग की खुद की थकान एकदम खत्म हो जाती थी। आगे क्या कहते हैं कि पर शुक्ला जी के साथ यह नई मूर्ति कौन है? शुक्ला जी के साथ ये नया व्यक्ति कौन आया है? लंबा दुबला शरीर, पतला सांवला चेहरा, एमएल जोला सी दाढ़ी, ढीला ढाला पतलून, कंधे पर पड़ी हुई ऊनी जरकिन, बगल में लटकता हुआ जाने थर्मस या कैमरा या बायनाकुलर, और खासी अटपटी चाल भी थी बाबू साहब की। यह पतला दुबला मुझी जैसा सीकिया शरीर और उस पर आपका झूमते हुए आना, मेरे चेहरे पर निरंतर घनी होती हुई उत्सुकता को ताड़कर शुक्ला जी ने कहा, हमारे शहर के मशहूर चित्रकार हैं सेन। जब उन्होंने देखा कि मेरे चेहरे पर ये उत्सुकता आ रही है, मतलब उन्होंने देखा कि मैं तो, अब मेरे मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है कि पूछ लूं भाई ये सामने व्यक्ति कौन है इतना अटपटा सा। तो शुक्ला जी समझ गए और मेरे पूछने से पहले वो कह दिए कि हमारे शहर के बड़े ही मशहूर चित्रकार हैं सेन। अकादमी से इनकी कृतियों पर पुरस्कार मिला है। उसी रुपए से घूमकर छुट्टियां बिता रहे हैं। थोड़ी ही देर में हम लोगों के साथ सेन घुल मिल गया। कितना मीठा था हृदय से वैसे उसके कर्तव्य आगे चलकर देखने में आए। आगे क्या कहते हैं कि कोसी से बस चली तो सारा दृश्य बदल गया। सुडौल पत्थरों पर कलकल करती हुई कोसी, किनारे के छोटे छोटे सुंदर गांव और हरे मखमली खेत। कितनी सुंदर है सोमेश्वर की घाटी, हरी भरी। एक के बाद एक बस स्टेशन पड़ते थे, छोटे छोटे पहाड़ी, डाक खाने, चाय की दुकानें और कभी कभी कोसी या उसमें गिरने वाले नदी नालों पर बने हुए पुल। कहीं कहीं सड़क निर्जन चीड़ के जंगलों से गुजरती, टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे रेंगती हुई कंकड़ीली पीठ वाले अजगर सी सड़क पर धीरे धीरे बस चली जा रही थी। रास्ता सुहावना था और उस थकावट के बाद उसका सुहावनापन हमको और भी तंद्रालस बना रहा था। पर ज्यों ज्यों वह आगे बढ़ रही थी त्यों त्यों हमारे मन में एक अजीब सी निराशा छाती जा रही थी। अब तो हम लोग कौसानी के नजदीक हैं। कोसी से 18 मील चले आए, कौसानी सिर्फ 6 मील है, पर कहाँ गया वह अतुलित सौंदर्य, वह जादू जो कौसानी के बारे में सुना जाता था। आते समय मेरे एक सहयोगी ने कहा था कि कश्मीर के मुकाबले में उन्हें कौसानी ने अधिक मोहा है। गांधी जी ने यही शक्ति योग लिखा था और कहा था कि स्विट्जरलैंड का आभास कौसानी में ही होता है। ये नदी, घाटी, खेत, गांव सुंदर है, किंतु इतनी प्रशंसा के योग्य तो नहीं ही है। हम कभी कभी अपना संशय शुक्ल जी से व्यक्त भी करने लगे और ज्यों ज्यों कौसानी नजदीक आती गई त्यों तो अधैर्य, फिर असंतोष और अंत में तो क्षोभ हमारे चेहरे पर झलक आया। शुक्ल जी की क्या प्रतिक्रिया थी हमारी इन भावनाओं पर, यह स्पष्ट नहीं हो पाया क्योंकि वे बिल्कुल चुप थे। सहसा बस ने एक बहुत लंबा मोड़ लिया और ढाल पर चढ़ने लगी। तो होता क्या है कि लेखक जैसे जैसे आगे जा रहे थे तो उनके मन में एक विचार था कि भाई जो लोगों ने बताया कि कौसानी अगर चले जाओ तो उसको मिनी स्विट्जरलैंड कह लीजिए, स्विट्जरलैंड की तरह ही है भारत का स्विट्जरलैंड। लोगों का कहना था कि कश्मीर के मुकाबले कौसानी ज्यादा मनमोहक है, लेकिन मुझे वहां पर कोई भी ऐसी चीज नहीं दिखी। और जैसे जैसे रास्ता पार होता गया वैसे वैसे मेरे अंदर में अधैर्य, असंतोष उत्पन्न होता चला गया, है ना। आगे सोमेश्वर की घाटी में उत्तर में ऊंची पर्वतमाला है, उसी पर बिल्कुल शिखर पर कौसानी बसा हुआ है। कौसानी से दूसरी ओर फिर ढाल शुरू हो जाती है। कौसानी के अड्डे पर जाकर बस रुकी। छोटा सा बिल्कुल उजड़ा सा गांव और बर्फ का तो कहीं नाम निशान नहीं।
बिल्कुल ठगे गए हम लोग। कितना खिन्न था मैं। अन्न खाते हुए बस से उतरा कि जहां था वहीं पत्थर की मूर्ति सा स्तब्ध खड़ा रह गया। कितना अपार सौंदर्य बिखरा था सामने की घाटी में। इस कौसानी की पर्वतमाला ने अपने आंचल में यह जो कत्यूर की रंग बिरंगी घाटी छिपा रखी है, इसमें किन्नर और यक्ष ही तो वास करते होंगे। 50 मील चौड़ी यह घाटी, हरे मखमली कालीनों जैसे खेत, सुंदर गेरों की शिलाएं काटकर बने हुए लाल लाल रास्ते, जिनके किनारे किनारे सफेद सफेद पत्थरों की कतार और इधर उधर से आकर आपस में उलझ जाने वाली बेलों की लड़ियों सी नदियां। मन में बेसाख्ता यही आया कि इन बेलों की लड़ियों को उठाकर कलाई में लपेट लूं, आंखों से लगा लूं। अकस्मात हम एक दूसरे लोक में चले आए थे। जब लेखक वहां से निकले तो उनके मन में यही आ रहा था कि कहाँ मैं आ गया, ये उजड़ा सा शहर, छोटा सा गांव, न कुछ देखने को। लेकिन जैसे ही उन्होंने बस से नीचे कदम रखा और अपने सामने जो एक घाटी पाई, उससे वो वहां पर एकदम तृप्त हो गए। हरी भरी घाटी, सुंदर सुंदर नदियां बह रही हैं। इतना सुंदर माहौल था कि वो देखते ही रह गए, वो मूर्ति के समान वहां स्तब्ध खड़े रह गए। इतना सुकुमार, इतना सुंदर, इतना सजा हुआ और इतना निष्कलंक की लगा इस धरती पर, जो जूते उतार कर पांव पोंछ कर आगे बढ़ना चाहिए। उनको ये लग रहा था कि इतनी सुंदर धरती है भाई, यहाँ पर तो अपने जूते उतार कर हम लोगों को पांव पोंछ लेने चाहिए, तब आगे कदम बढ़ाना है। धीरे धीरे मेरी निगाहों ने इस घाटी को पार किया और जहां ये हरे खेत और नदियां और वन क्षितिज के धुंधलेपन में नीले कोहरे में घुल जाते थे, वहां पर कुछ छोटे पर्वत का आभास अनुभव किया। उसके बाद बादल थे और फिर कुछ नहीं। कुछ देर तक उन बादलों में निगाह भटकती रही कि अकस्मात फिर एक हल्का सा विस्मय का धक्का मन को लगा। इन धीरे धीरे खिसकते हुए बादलों में यह कौन चीज है जो अटल है? ये छोटा सा बादल के टुकड़े सा, और कैसा अजब रंग है इसका, न सफेद, न रुपहला, न हल्का नीला। यह तीनों का आभास देता हुआ यह है क्या? बर्फ तो नहीं है? हाँ जी, बर्फ नहीं है तो क्या है? और अकस्मात बिजली सा यह विचार मन में कौंधा कि इस कत्यूर घाटी के पार वह नगाधिराज पर्वत सम्राट हिमालय है। इन बादलों ने उसे ढांक रखा है। वैसे वह क्या सामने है? उसका एक कोई छोटा सा बाल स्वभाव वाला शिखर बादलों की खिड़की से झांक रहा है। वहीं क्या होता है कि लेखक बहुत देर तक वहां खड़े होकर बादलों को देखते रहते हैं, और जब देखते रहते हैं तो उनको छोटी छोटी पहाड़ियां दिखती है, फिर उसके पीछे उनको दिखते हैं बादल। और अचानक क्या होता है कि उन बादलों के पीछे से एक छोटा सा कुछ आकृति दिखाई देती है। वो सोचते हैं ये तो बादल नहीं है, ये क्या है, आखिर ये क्या है, एकदम इतनी सुंदर सी चीज। तभी उनको देखने को मिलता है कि ये तो बर्फ नहीं, पर बर्फ को लादे हुए कोई और नहीं, हमारे नगाधिराज, मतलब हमारी पर्वतमालाओं का राजा हिमालय है ना। हिमालय, पर्वत सम्राट हिमालय है, जिसे बादलों ने ढक रखा है। और मानो ऐसा लग रहा हो कि उसका कोई एक छोटा सा बालक, किसका? हिमालय का कोई एक छोटा सा बालक जो चंचल है, जो खिड़की से वहां पर झांक रहा है। वो छोटा बालक एक खिड़की से झांक रहा है। मैं हर्षातिरेक से चीख उठा, बर्फ! वह देखा, शुक्ला जी, शेन, सभी ने देखा, पर अकस्मात वह फिर लुप्त हो गया। लगा उसे बाल शिखर जान किसी ने अंदर खींच लिया। खिड़की से झांक रहा है कहीं गिर ना पड़े। तभी क्या होता है कि मैं उत्साह होकर बोलता हूँ और सब लोग देखे हो, क्या होता है, अचानक कुछ छुप जाता है, मानो जैसे उस बालक को किसी ने अंदर खींच लिया हो कि कहीं खिड़की से बाहर गिर ना पड़े। पर उस एक क्षण के हिमदर्शन ने हमने जाने क्या भर दिया था। सारी खिन्नता, निराशा, थकावट, बस सब छूमंतर हो गई। हम सब आकुल हो उठे। अभी ये बादल छूट जाएंगे और फिर हिमालय हमारे सामने खड़ा होगा। निरावृत असीम सौंदर्य राशि हमारे सामने अभी अभी अपना घूंघट धीरे से खिसका देगी। और तब सचमुच मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। शुक्ल जी शांत थे, केवल मेरी ओर देखकर कभी कभी मुस्कुरा देते थे। जिसका अभिप्राय था, इतने अधीर थे, कौसानी आए भी नहीं और मुंह लटका लिया। अब समझे यहाँ का जादू। डाक बंगले के खान सामेन ने बताया, आप लोग बड़े खुशकिस्मत हैं साहब। 14 टूरिस्ट आकर हफ्तों भर पड़े रहे थे, बर्फ नहीं दिखी। आज तो आपके आते ही आसार खुलने को हो रहे हैं। सामान रख दिया गया, पर मैं, मेरी पत्नी, सेन, शुक्ल जी सभी बिना चाय पिए सामने के बरामदे में बैठे रहे और एक टक सामने देखते रहे। बादल धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे और एक एक कर नए नए शिखरों की हिम रेखाएं अनावृत हो रही थी और फिर सब खुल गया। बाईं ओर से शुरू होकर दाईं ओर गहरे शून्य में धंसती जाती हुई हिम शिखरों की उबड़ खाबड़ रहस्यमयी रोमांचक श्रृंखला। होता क्या है, फिर वो लोग बिना चाय पिए ऊपर बैठ जाते हैं और बैठ के सामने देखने लगते हैं कि बादल फिर हटना शुरू होते हैं और फिर उनको दिखाई देता है हिमालय की पर्वतमाला, जो कि छोटी बड़ी उबड़ खाबड़ है ना।
हमारे मन में उस समय क्या भावनाएं उठ रही थी, यह अगर बात पता हो तो यह खरोंच, यह पीर ही क्यों रह गई होती। सिर्फ एक धुंधला सा संवेदन इसका अवश्य था कि जैसे बर्फ के सिल के सामने खड़े होने पर मुंह पर ठंडी ठंडी भाप लगती है, वैसे हिमालय की शीतलता माथे को छू रही है और सारे संघर्ष, सारे अंतर्द्वंद, सारे ताप जैसे नष्ट हो रहे हैं। क्यों पुराने साधकों ने दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों को ताप कहा था और उसे नष्ट करने के लिए वह क्यों हिमालय जाते थे, यह पहली बार मेरी समझ में आ रहा था। उनका कहना हुआ कि जब हम किसी बर्फ की सिल्ली के सामने खड़े होते हैं तो एक अलग ही ठंडी ठंडी भाप को महसूस करते हैं। उसी समय जब हिमालय के सामने हम खड़े थे, सामने बैठे थे, तो हमारे माथे को उसकी ठंडक छू रही थी। अब समझ आया कि पहले के लोग अपने सभी कष्टों को दूर करने के लिए, सभी जलन को दूर करने के लिए हिमालय क्यों आते थे, हिमालय पे तप करने क्यों आते थे, उसका अंदाजा उनको आज हुआ। और अकस्मात एक दूसरा तथ्य मेरे मन के क्षितिज पर उदित हुआ, कितनी कितनी पुरानी है यह हिम राशि, जाने किस आदिम काल से यह शाश्वत अविनाशी हिम शिखरों पर जमा हुआ है। कुछ विदेशियों ने इसलिए यह इस हिमालय की बर्फ को कहा है चिंतनतर हिम, मतलब कहा, अकस्मात उनके अचानक उनके मन में आता है कि पता नहीं कितने पुरानी है ये हिम की, ये बर्फें, ये पहाड़, पता नहीं कितने वर्षों से, कितने कालों से ये बर्फ इस पहाड़ के ऊपर जमी हुई है। तभी कुछ लोगों ने कहा है ना, इसलिए इस हिमालय की बर्फ को कहा है चिरंतन हिम। सूरज ढल रहा था और सुदूर शिखरों पर दर्रे, ग्लेशियर, जल घाटियों का क्षीण आभास मिलने लगा था। आतंकित मन से मैंने यह सोचा था कि पता नहीं इन पर कभी मनुष्य का चरण पड़ा भी है या नहीं, या अनंत काल से इन सूने बर्फ ढके दरों में सिर्फ बर्फ के अंधड़ हू हू करते हुए बहते रहते हैं। वो सोचने लगे कि क्या कभी यहाँ पर कोई गया है कि सिर्फ ये बर्फ ही खाली पड़ी रहती है। सूरज डूबने लगा और धीरे धीरे ग्लेशियर पिघली, केसर बहने लगी, बर्फ कमल के लाल फूलों से बदलने लगी, घाटियां गहरी नीली हो गई। अंधेरा होने लगा तो हम उठे और मुंह हाथ धोने और चाय पीने में लगे, पर सब चुपचाप थे, गुमसुम, जैसा सब कुछ छिन गया हो, या शायद सबको कुछ ऐसा मिल गया हो जिसे अंदर ही अंदर सहेजने में सब आत्मलीन हो, अपने में डूब गए हो। होता क्या है कि धीरे धीरे शाम होने लगी, जो सूरज की लाल लाल किरणें थी वो बर्फ पर मानो केसर के प्रकार बह रही हो, वो लाल फूलों के समान दिख रही हो, और घाटियां नीली पड़ने लगी थी। उसके बाद सब उठे और चाय वगैरह पीने चल दिए, लेकिन सब शांत थे। थोड़ी देर में चांद निकला और हम फिर बाहर निकले। इस बार सब शांत था, जैसे हिम सो रहा हो। मैं थोड़ा अलग आराम कुर्सी खींचकर बैठ गया। यह मेरा मन इतना कल्पनाहीन क्यों हो गया है? इसी हिमालय को देखकर किसने किसने क्या क्या नहीं लिखा, और यह मेरा मन है कि एक कविता तो दूर, एक पंक्ति, हाय एक शब्द तो नहीं जागता। पर कुछ नहीं, यह सब कितना छोटा लग रहा है इस हिम सम्राट के समक्ष। पर धीरे धीरे लगा कि मन के अंदर भी बादल थे जो छंट रहे हैं। कुछ ऐसा उभर रहा है जो इन शिखरों की प्रकृति का है, कुछ ऐसा जो इसी ऊंचाई पर उठने की चेष्टा कर रहा है ताकि इनसे इन्हीं के स्तर पर मिल सके। लगा यह हिमालय बड़े भाई की तरह ऊपर चढ़ गया है और मुझे छोटे भाई को नीचे खड़ा हुआ कुंठित और लज्जित देखकर थोड़ा उत्साहित भी कर रहा है। स्नेह भरी चुनौती भी दे रहा है कि हिम्मत है, ऊंचे उठोगे। और सहसा सन्नाटा तोड़कर सेन रविंद्र की कई पंक्तियां गा उठा और जैसे तंद्रा टूट गई और हम सक्रिय हो उठे। अदम्य शक्ति, उल्लास, आनंद जैसे हम में झलक पड़ा रहा था। सबसे अधिक खुश था सेन। बच्चों की तरह, चंचल चिड़ियों की तरह चहकता हुआ बोला, भाई साहब हम तो वंडर स्ट्रक है कि यह भगवान का क्या क्या करतूत इस हिमालय में होता है। इस पर हमारी हंसी मुश्किल में ठंडी हो पाई थी कि अकस्मात वह शीर्षासन करने लगा। पूछा गया तो बोला, हम यह पर्सपेक्टिव हिमालय देखूंगा। बाद में मालूम हुआ कि वह मुंबई की अत्याधुनिक चित्र शैली से थोड़ा नाराज है और कहने लगा, ओ सब जीनियस लोग, शीर का बल खड़ा होकर दुनिया को देखता है, इसी से मैं भी शीर का बल खड़ा होकर हिमालय देखता हूँ। दूसरे दिन घाटी में उतरकर 12 मील चलकर हम बैजनाथ पहुंचे, जहां गोमती बहती है। गोमती की उज्जवल जलराशि में हिमालय की बर्फीली चोटियों की छाया तैर रही थी। पता नहीं उन शिखरों पर कब पहुंचूं, कैसे पहुंचूं, पर उस जल में तैरते हुए हिमालय से भी भरकर भेटा, उसमें डूबा रहा। आज भी उसकी याद आती है तो मन पिरा उठता है। कल ठेले के बर्फ को देखकर मेरे मित्र उपन्यासकार जिस तरह स्मृतियों में डूब गए, उसी दर्द को समझता हूँ। और जब ठेले पर हिमालय की बात कहकर हंसता हूँ तो वह उस दर्द को भुलाने का ही बहाना है।
ये बर्फ की ऊंचाइयां बार बार बुलाती है और हम है कि चौराहों पर खड़े ठेले पर लद कर निकलने वाली बर्फ को ही देखकर मन बहला लेते हैं। किसी ऐसे क्षण में ऐसे ही ठेलों पर लदे हिमालयों से घिरकर ही तो तुलसी ने कहा था कि कबहू कहो यही रही न रहूंगा, मैं क्या कभी ऐसा ही नहीं रह सकूं, कभी ऐसा भी रह सकूंगा वास्तविक हिम शिखरों की ऊंचाइयों पर। और तब मन में आता है कि फिर हिमालय को किसी के हाथ संदेशा भेज दूं। नहीं बंधु, आऊंगा मैं, फिर लौट कर वहीं आऊंगा। उन्हीं ऊंचाइयों पर तो मेरा आवास है, वही मन रमता है, मैं करूं तो क्या करूं। और अंत में लेखक के मन में सारी बातें आती हैं और कहते हैं कि मैं अपने मित्र का दुख समझ सकता हूं। और तभी मुझे उस हिमालय की याद आती है और फिर मन करता है कि मैं उसके पास एक संदेशा भेज दूं कि नहीं बंधु, मैं जरूर आऊंगा और मैं वापस लौटकर तुमसे फिर से मिलने आऊंगा। अभी मैं करूं तो क्या करूं, है ना। ये हो गया, ये था बेटा पूरा चैप्टर। कैसा लगा आप लोग को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, जो बच्चे नए जुड़े हैं प्लीज बच्चों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए क्योंकि सारे चैप्टर्स एक एक साथ हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना। अब बात करते हैं प्रश्नोत्तर की। प्रश्नोत्तर आपका गद्य खंड का है जिसमें मैं प्रश्न लेके आई हूं और उत्तर मैंने आप लोग को सभी बता दिए है। उत्तर कैसे बताया है, जितना भी मैंने आप लोग को एक्सप्लेनेशन कराया, जितनी भी मैंने आप लोग की व्याख्या कराई, जो मैंने अभी बताया वही उसका उत्तर है। बहुत आसान है, ज्यादा प्रश्न नहीं है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। पहला प्रश्न यह है, ठेले पर बर्फ की सिले लादे हुए बर्फ वाला आया, ठंडे चिकने चमकते बर्फ से भाप उड़ रही थी। मेरे मित्र का जन्म स्थान अल्मोड़ा है, वे क्षण भर उस बर्फ को देखते रहे, उड़ते हुए भाप में खोए रहे और खोए खोए से ही बोले, यही बर्फ तो हिमालय की शोभा है। मैंने बताया था शुरुआत में कि क्या लिखना है आप लोग को, पहला तो संदर्भ लिखना है। और संदर्भ मैंने कई बार बताया है और इस बार भी बता देती हूँ कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित ठेले पर हिमालय पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक हमारे धर्मवीर भारती जी। ठीक है, इतना लिख देंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो यहाँ पर रेखांकित अंश दी हुई है उसकी व्याख्या करनी है, जो कि मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये आप लोग का टास्क है कि आप लोग खुद से उसको अपना एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। तीसरा प्रश्न यहाँ पर आता है बेटा कि हिमालय की शोभा क्या है, तो हिमालय की शोभा बर्फ होती है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, सच तो यह है कि सिर्फ बर्फ को बहुत निकट से देख पाने के लिए हम लोग कौसानी गए थे। नैनीताल से रानीखेत और रानीखेत से मचकाली, ये के भयानक मोड़ों को पार करते हुए कोसी, कोसी से एक सड़क अल्मोड़ा चली जाती है और दूसरी कौसानी। इसमें आपको व्याख्या करने में कोई कठिनाई नहीं होगी क्योंकि ये छोटा सा व्याख्या यहाँ करनी है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप लोग को ये बताना है कि किस प्रकार उन्होंने रास्ता अपना कवर किया था। संदर्भ मैंने आप लोग को बता दिया। तीसरा प्रश्न है, बर्फ को पास से देखने के लिए लेखक कहाँ गया था, तो लेखक कौसानी गए थे, जो कि इसमें ही दिया हुआ है। अगला आ जाता है कि कौसानी के अड्डे पर, ये वाला पैराग्राफ है जिसमें अंडरलाइन है कि कितना अपार सौंदर्य बिखरा था सामने की घाटी में। इस कौसानी की पर्वतमाला ने अपने अचल में यह तो जो कत्यूर की रंग बिरंगी घाटी छिपा रखी है, इसमें किन्नर और यक्षी तो वास करते होंगे। इसमें आपको बताना है कि किस घाटी का उन्होंने वर्णन किया था, किस प्रकार वो उसका वर्णन अच्छे तरीके से कर रहे थे। कौन सी घाटी थी जिसमें अनंत सौंदर्य के बिखरा पड़ा था, तो वो कत्यूर घाटी थी। चलिए अगला प्रश्न है, हिमालय की शीतलता माथे को छू रही थी और सारे संघर्ष, सारे अंतर्द्वंद, सारे ताप जैसे नष्ट हो रहे थे। क्यों पुराने साधकों ने दैहिक दैविक और भौतिक कष्टों को ताप कहा था और उस नष्ट करने के लिए वे क्यों हिमालय जाते थे, यह पहली बार मेरी समझ में आ रहा था। और अकस्मात एक दूसरा तथ्य मेरे मन के क्षितिज पर उदित हुआ कि कितनी कितनी प्राणी है यह पुरानी है यह हिमराशि। ये मैंने आप लोग को बताया था ना इसी में कि कैसे बताना है। इसमें लिखा है साफ साफ कि बता रहे लेखक कहते हैं कि अब समझ आ रहा है कि किस प्रकार वो व्यक्ति थे, जो पुराने लोग थे, साधु सन्यासी थे, वो दैहिक दैविक जीवनों से कष्ट पाकर आते थे। कहाँ पर, यहाँ हिमालय में। ठीक है, फिर सूरज डूबने लगा और धीरे धीरे ग्लेशियरों में पिघली केसर बहने लगी, बर्फ कमल के लाल फूलों में बदलने लगी, घाटियां गहरी नीली हो गई। ये भी बताया था कि जब रात शाम के समय सूरज डूबने लगा तो उसकी जो लालिमा थी वो हिमालय पर पड़ी बर्फ पर इस प्रकार शोभित दे रही थी मानो उस पर केसर बह रही हो, और साथ ही साथ वो कमल लाल कमल के फूल के समान दिखाई दे रही थी। वहीं जो घाटियां थी वो नीले रंग की हो चुकी थी। लास्ट क्वेश्चन इसमें क्या, किस समय बर्फ कमल के लाल फूलों में बदलती सी प्रतीत होने लगी, तो सूरज डूबने के समय या फिर शाम के समय। तो ये थे बेटा सारे प्रश्न और ये थी आज की हमारी पूरी क्लास। तो आई होप आप लोग को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, सारी चीजें एकदम
एक बार में एक्सप्लेन कर दिया मैंने, सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो गई होंगी, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ मुझे ये बताएं कि कौन कौन बच्चा कौसानी गया है और किस किस बच्चे ने हिमालय पर्वतमाला देखी है। अगर देखी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, ये क्लास ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि उनका भी सारा डाउट क्लियर हो जाए। तो बच्चा, इसी तरह की और भी क्लासेस में आप लोगों के साथ मैं मिलूंगी, आपकी प्यारी पूजा मैम। अब चाहूंगी इजाजत, मिलूंगी आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, सायोनारा, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। और हाँ, जो बच्चे नए जुड़े हैं, मैं फिर से कह देती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और हाँ, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू ऑल, राधे राधे।